चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वाले गुड मॉर्निंग के लिए थम्स अप कर दे। चलो जल्दी से थम्स अप सबके चाहिए। ओके डन, बढ़िया है। ओके चलिए, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स, देन फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ साथ हमने इसके इंपॉर्टेंट बड़े एग्जाम्पल भी कर दिए हैं, और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट्स और अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल एंड कैलकुलेटर, इतनी चीजें लेके रेडी हो जाओ। मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रॉपरली समझना है और नोटबुक में मेरे साथ ही सॉल्व करना है, ठीक है। बीच में अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप डाउट अपना पूछ सकते हो। ऑनलाइन लाइव वाले हैंड रेज करें तो मैं यहां से अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, तो आप अपना डाउट बोल भी सकते हैं, और जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं आपको सॉर्ट आउट करवा दूंगा। बट बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम्पल को करना है। चलिए देखो, एग्जाम्पल में क्या कहा है। XYZ लिमिटेड was incorporated on 1st August 2020. This is important date. Incorporated 1st August 2020. पैम्पलेट में टिक करोगे, इनकॉर्पोरेशन डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो टाइम रेशियो है वो ढूंढने में हेल्प मिलेगी। कमेंस्ड ऑफ बिजनेस ऑन 1st सितंबर। देखो ये वाली चीज हमको दी हुई है कि बिजनेस कब से कमेंस हुआ है, 1st सितंबर को, बट ये डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारे लिए काम की है नहीं, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम की नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट हमारे लिए कोई काम की नहीं है। क्लियर? तो उसको कट करोगे, ये चीज ध्यान रखो कि एग्जाम्पल के अंदर आपको देंगे एग्जाम में, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। गलती से भी कोई स्टूडेंट अगर ये अगस्त वाली डेट की जगह पर ये सितंबर की डेट ले लेगा, मतलब आगे एग्जाम्पल में बहुत सारी गलतियां होगी। तो ये चीज को ध्यान रखना। आगे वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि सिर्फ हमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ध्यान रखनी है, ना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द कंपनी बॉट द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल, डेट ऑफ टेक ओवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये डेट कमेंसमेंट यानी कि इनकॉर्पोरेशन यहां पर, एंड ये फ्रॉम विच डेट द बिजनेस इज टेकन ओवर। तो ये दो डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2021, फाइंड आउट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब पहला क्वेश्चन, डिविडेंड के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा प्रॉफिट इस्तेमाल होता है। प्रॉफिट दो तरह के हैं, जल्दी से मुझे बताओ। यहां पर सबका ध्यान, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आते जाएंगे, जो यहां पर बैठे हैं वो सब पढ़ाई पे ध्यान रखे। ऑनलाइन में भी चैट में बता सकते हो। दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, चलो आंसर मैं बता देता हूं। एक रेवेन्यू प्रॉफिट, तो दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। एग्जैक्टली। चलो ऑनलाइन में भी मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे देता हूं, बट ध्यान रखना आंसर देख के आप अपने आप को म्यूट कर दोगे। और घर पर जो भी चल रहा है मुझे नहीं सुनना है, मम्मी पापा का झगड़ा मुझे नहीं सुनना है, ठीक है, वरना मैं यहां से सबको म्यूट कर दूंगा, बोलती बंद हो जाएगी सबकी। ऑनलाइन में भी आंसर दे सकते हैं। चलो, एक रेवेन्यू प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा प्रॉफिट इस्तेमाल होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैपिटल प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं होता है। और हमको यहां पर पूछा क्या है, पूछा क्या है, फाइंड आउट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मतलब हमको कौन सा प्रॉफिट ढूंढना है, रेवेन्यू प्रॉफिट ढूंढना है। ये पता चलना चाहिए। सिर्फ एग्जांपल का आंसर हमने ढूंढ लिया, बट बाकी पता ही नहीं है कि क्या पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट चाहिए, प्री इनकॉर्पोरेशन वाला या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। वेरी गुड, ऑनलाइन में से भी आंसर आ गए, वेरी गुड। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट अपने को ढूंढना है। तो भले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आप सेम पैटर्न पे ही करते हो, बट आपको पता चलना चाहिए कि एग्जाम में पूछा क्या है।
तो आपको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पूछा है, इसका मतलब हमको चाहिए रेवेन्यू प्रॉफिट, इसका मतलब हमें चाहिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। क्लियर? अभी इंफॉर्मेशन देखो क्या दी है, सेल्स फॉर द ईयर वर ₹4 करोड़, एकम, दशक, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, गणी काढवान, 4 करोड़, आउट ऑफ विच सेल्स अप टू 1 अगस्त, देखो यहां पर इंफॉर्मेशन हमको दी है, सेल्स अप टू 1 अगस्त 2020 वर 1 करोड़ 45 लाख, और 1 अगस्त ही हमारी क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। देखो तो यहां पर इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स दे दिया, ये सेल्स क्या है, प्री पीरियड, प्री टाइम, प्री इनकॉर्पोरेशन। टोटल सेल्स 4 करोड़ का है और 1 अगस्त तक का सेल्स यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का सेल्स 1 करोड़ 45 लाख है, तो ऑब्वियस है बाकी जो प्रॉफिट, बाकी जो सेल्स होगा वो किसका होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो यहां से हमको सेल्स रेशियो आराम से मिल सकता है, प्री पोस्ट। परचेस फॉर द ईयर वर 2 करोड़, आउट ऑफ विच परचेस अप टू 1 अगस्त वर ₹1 करोड़। तो ये भी बहुत इजी है, परचेस रेशियो के लिए काम लगेगा। टोटल परचेस 2 करोड़ का है और बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त तक का परचेस है 1 करोड़, तो ऑब्वियस है बाकी जितना बचा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का परचेस होगा। तो यहां पर प्री एंड पोस्ट का परचेस ये हमें मिलेगा। तो जो भी चीज ऐसी होगी जो कि परचेस रेशियो पर, परचेस बेसिस पर एलोकेट करनी होगी, उसके लिए यहां पर हमें परचेस रेशियो काम लगेगा। बेड डेट ऑफ ₹10,000 रिलेट टू द डेट क्रिएटेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अभी नॉर्मल बेस पर बेड डेट जो होती है वो सेल्स रेशियो पर एलोकेट होती है, आगे पढ़ चुके हैं। सेल्स में भी अगर स्पेसिफिकली क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन है तो क्रेडिट सेल्स पर यहां पर स्पेसिफिक बोल दिया है कि जो बेड डेट है ना 10,000 का, वो कौन से पीरियड का है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब यहां पर हमको सेल्स बेसिस पर नहीं जाना होगा, 10,000 रुपए को हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डाल देना है। अभी अगर नीचे एग्जांपल में बेड डेट कुछ ज्यादा दी है, देखो 25 दी है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि ऊपर बोला 10,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का और टोटल दिया है 25,000, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 25,000 में से 10,000 तो फिक्स हो गए प्री के और बाकी के 15 है, तो उसका हमें डिसीजन लेना होगा, जो कि हम अभी आगे एग्जांपल में करेंगे। अभी यहां पर सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, और टेबल के नीचे कुछ नहीं दिया क्योंकि टेबल के ऊपर ही इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो अब सब लोग पेंसिल हाथ में ले ले, साहस पैम्पलेट रखे, एग्जाम्पल के बाजू में हम लोग 2 चीजें लिखते जाएंगे, एक ये चीज किस हेड के अंडर में आती है और वो कौन से बेसिस पर एलोकेट होगी, ये 2 चीजें हम लोगों को लिखनी है। ठीक है, चलो क्रेडिट साइड पर कम इंफॉर्मेशन है तो क्रेडिट साइड से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर लिखा जाएगा, याद है ऑनलाइन में भी आंसर दे सकते हो, यस एग्जैक्टली, ऑफलाइन में से आंसर आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कौन से बेसिस पर, सेल्स, एग्जैक्टली सेल्स रेशियो। लिखो पैम्पलेट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखोगे, सबसे पहला ही जो शुरुआत होती है एग्जांपल की वो यही से होती है, सेल्स रेशियो पे जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, अदर इनकम, क्योंकि ये क्रेडिट साइड की बात है, डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए इनकम हो गई, तो अदर इनकम में। अब इंपॉर्टेंट चीज, कौन से रेशियो में, देखो एक का आंसर आया सेल्स, यस ऑनलाइन में क्या बोला आंसर, सेल्स बेसिस, सेल्स बेसिस। चलो दूसरा कोई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका आंसर सही सेल्स रेशियो नहीं है। सेल्स हम करते हैं हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे डेटर्स होते हैं, ये कौन है, क्रेडिटर्स के पास से हमें मिला है डिस्काउंट, क्रेडिटर्स के पास से हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो ये परचेस बेसिस पर, परचेस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस एग्जांपल में देखो परचेस की इंफॉर्मेशन हमें दी है, सेकंड नंबर का पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट टिक करना, अदर इनकम परचेस रेशियो, और उसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना, परचेस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इंपॉर्टेंट टिक करोगे आप इसे, क्लियर। एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई भी इनकम है
अदर इनकम में ही जाएगी, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट या इनकम मिलती है वो टाइम बेसिस पर, एग्जैक्टली टाइम रेशियो या टाइम बेस। परफेक्ट। बोलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? चलो समझ में आ गया यहां तक की चीजें। तो ऑनलाइन वाले थम्स अप कर दे, ऑफलाइन वाले पेप्सी कर दे। आई मीन ओके, समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन में? चलो, ये संडे का बेनिफिट ले रहे हैं क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गुल्ली मारी है, कोई बात नहीं। चलो अभी डेबिट साइड की इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेबिट साइड पर सबसे पहला है रेंट। रेंट किस में जाएगा? अदर एक्सपेंस। वेरी गुड, तो लिखो अदर एक्सपेंस। ओ ई में शॉर्ट में लिख देता हूं, अदर एक्सपेंस। और कौन से बेसिस पर होता है रेंट? टाइम बेसिस, एग्जैक्टली। फिर सैलरी, बोलो ऑनलाइन ऑफलाइन? Employees benefit ex. यस, ईबी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और कौन से बेसिस पर? टाइम, एग्जैक्टली। टाइम रेशियो, सही है। ऑनलाइन वाले सब लोग एक्टिव रहो, आंसर देके तुरंत म्यूट कर देना है, बट एक्टिव रहना है, पार्टिसिपेशन रखना है, नोटबुक में भी लिखना है, और अनम्यूट करके बोल के फिर से म्यूट कर देना है। चलो डायरेक्टर्स फी, अदर एक्सपेंस। वेरी गुड, पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, Finance cost. वेरी गुड, Finance फाइनेंस कॉस्ट, एग्जैक्टली। एंड बेस पोस्ट, एक्चुअल में पोस्ट बेस पर जाता है। चलो नेक्स्ट, पीछे से ऑडिटर्स फी, अदर एक्सपेंस। ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल रिपोर्ट को ऑडिट करता है, पोस्ट में जाएगा। Post. एग्जैक्टली। सब लोग, भले आप लोग लास्ट बेंच पर बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रेजेंट रहना है। नोटबुक में, पैम्पलेट में सारी चीजों को लिखना है। सिर्फ बैठे रहोगे कोई फायदा नहीं होगा। चलो, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट Other. अलाउड, अदर एक्सपेंस। और बेस तो पता चल ही जाता है, ऑन सेल्स है तो ऑब्वियस है सेल्स बेस या सेल्स रेशियो। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सही है ना? या सही है? टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो नहीं। मैंने लिख दिया इसलिए आंखें बंद करके कॉपी मार दिया, ऐसा मत करो, मैं ट्विस्ट करूंगा। एक्टिव चाहिए, फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट चाहिए। ये टाइम बेसिस पर होता है डेप्रीसिएशन। चलो, जनरल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। Other expense. कुछ ना कहो तो बेस, एग्जैक्टली, टाइम। देन एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंस। कुछ ना कहो तो बेस, सेल्स बेसिस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। एडवर्टाइजिंग सेल्स बेस पर होता है। हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होता और कोई स्पेसिफिक आइटम में बोला होता कि इस बेस पर ले जाना है तो वही करना पड़ता। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अदर एक्सपेंस, बेस, टाइम। कमीशन ऑन सेल्स, अदर Other. एक्सपेंस, एंड बेस नाम में ही आ जाता है, कमीशन ऑन Sales सेल्स है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेल्स बेसिस पर। बेड डेट, Other ex. अदर एक्सपेंस, बस इसमें ध्यान रखना होगा वर्किंग में। वैसे बेड डेट कौन से बेसिस पर होता है? सेल्स बेसिस पर। यहां पर ऊपर एडजस्टमेंट भी दिया है कि 10,000 तो प्री में ही कंसीडर करना है, तो यहां पर हमको सेल्स एंड एक्चुअल ये दोनों ध्यान रखने होंगे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक किया। आप भी इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दो। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन वेंडर ऑन परचेज कंसीडरेशन। इंटरेस्ट है Finance cost. फाइनेंस कॉस्ट, Finance cost. टाइम, बट यहां पर टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम रेशियो नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट हमने 1 अक्टूबर को पे कर दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखना होगा, तो इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करके रखना।
इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन, ध्यान रखना होगा इसको. देन डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अदर एक्सपेंस, एग्जैक्टली. एंड बेस पोस्ट, क्योंकि डिबेंचर कंपनी के होते हैं तो उसको इश्यू करने का एक्सपेंस कंपनी ही बेयर करेगी, पोस्ट में जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से वो माइनस होता है. स्पेशली जो फॉर्मेट है उसमें पीबीटी माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स और उसके बाद फाइनली हमको पीएटी मिलता है. ये प्रोविजन फॉर टैक्स किस में जाएगा? पोस्ट में जाएगा. एग्जैक्टली. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड पोस्ट एंड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट नहीं कंसीडर करना, ये तो हम लोग ढूंढने वाले हैं. फॉर्मेट बना के हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही तो ढूंढने वाला है, तो ये न्यू हम लोग ढूंढेंगे, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है. क्लियर हुआ? चलो, बाइफर्केशन में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? ऑफलाइन ऑनलाइन समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए. ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करे. बाइफर्केशन में किसी को भी कोई डाउट? कंप्लीट. चलो, अभी अपना मेन काम क्या है? फॉर्मेट ड्रॉ करना. तो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से फॉर्मेट बिना देखे फिक्स ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये फॉर्मेट हर एक एग्जांपल में फिक्स ही होता है. तो टाइटल देना है पर्टिकुलर बेसिस ऑफ एलोकेशन, वर्किंग नोट नंबर, फिर टोटल अमाउंट, प्री अमाउंट, पोस्ट अमाउंट. प्रॉपरली ये पूरा का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए. 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. एप्लीकेशन से, सास ऐप में से वीडियो देख के जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करें और टेबल ड्रॉ करें. सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, ऊपर प्रॉपर टाइटल लिखना है और टेबल ड्रॉ करना है, जो आगे के एग्जांपल्स में भी हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है. आगे के एग्जांपल में मैंने आपको पूरा टेबल ड्रॉ करके ही दिखाया था. अगर वो सेशन ना देखा हो तो सास एप्लीकेशन से उस वीडियो को पहले देखना, ताकि पूरा टेबल कैसे ड्रॉ करना है, पेंसिल स्केल का इस्तेमाल तक मैंने प्रॉपरली लाइव दिखाया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, चाहे आप कोई भी लेवल के हो. बहुत ही अच्छे हो स्टडी में, एवरेज लेवल हो या बॉटम लेवल हो, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें मैं समझाता हूं और सबसे अपर लेवल तक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमारा स्कोर हो सके. स्क्रॉल करूं, आगे के एग्जांपल्स में आपने ड्रॉ किया ही होगा और पैम्पलेट के अंदर भी ये फॉर्मेट दिया हुआ ही है, तो कोई भी न्यू चीज नहीं है, सब कुछ एज इट इज ही है. चलो जल्दी से, लास्ट 2 मिनट्स. अब इसका टेबल ड्रॉ हो गया है ऑनलाइन में. चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे. तो देखो, सबसे पहला तो वर्किंग नोट, हमें 2 वर्किंग नोट तो बेसिक ही होते हैं जो कंपलसरी करने होते हैं. एक टाइम रेशियो का और दूसरा सेल्स रेशियो का. तो चलो, पहले जो टेबल ड्रॉ किया है आपने उसके नीचे वर्किंग नोट 1 टाइम रेशियो. चलो, टाइम रेशियो में क्या टाइम है? 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके टेक ओवर की डेट क्या है, इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है? 1 अगस्त. और फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? ठीक है, ये डेट ऑफ टेक ओवर, पहली वाली टेक ओवर डेट, ये इनकॉर्पोरेशन डेट, फाइनेंशियल ईयर एंड. तो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है हमारा, ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा. 1 अप्रैल मतलब अप्रैल महीना पूरा, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त है तो अगस्त महीना तो पूरा आएगा नहीं, तो 4 मंथ. और ये पीरियड हो गया हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो अगस्त से लेके 31 मार्च, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितने महीने हुए? 8 महीने. तो 4:8 मीन्स 1:2. ये क्या आ गया हमारा? टाइम रेशियो. 1:2 इज अवर टाइम रेशियो. नोट डाउन करो प्रॉपरली समझ के. उसके बाद
सेल्स रेशियो, तो सेल्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। देखो सेल्स के लिए यहां पर क्या बोला था, ये पहला ही पॉइंट देखो, टोटल सेल्स 4 करोड़ का है, 1 अगस्त तक का सेल्स 1 करोड़ 45 लाख का है। तो यहां पर प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है, 1 करोड़ 45 लाख। तो कैलकुलेटर पर रिमेनिंग कितना रहेगा, 4 करोड़, इसमें से माइनस करेंगे 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 45 लाख को माइनस करो तो बैलेंस कितना बचा, 2 करोड़ 55 लाख। तो ये 2 करोड़ 55 लाख। अभी यहां पर क्या करेंगे, तो ये जो जीरो है वो तो कॉमन में निकल सकते हैं, देखो ये 5 जीरो और ये 5 जीरो, तो यहां पर ध्यान से समझना 145 255। अब अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन से टेबल में आगे आ रहा है, तो आप 145:255 रखोगे तो भी चलेगा, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल रहा है कि सर दोनों में लास्ट में 5 है, तो 5 से तो आराम से डिवाइड हो ही सकता है। तो कैलकुलेटर पर आप 145 डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हो, 145 डिवाइडेड बाय 5, तो 29 एंड 255 डिवाइडेड बाय 5, 51। अभी 29 और 51 ये कोई टेबल में कॉमन निकल रहा है, मैक्सिमम 3 के टेबल में शायद आ सके, तो उसके लिए देखना पड़ेगा 2 + 9 11 हो गया, तो 3 के टेबल में 29 कभी आ ही नहीं सकता, तो यहां पर ही हमें रुक जाना पड़ेगा। तो या तो आप 145:255 रखो तो भी चलेगा, और अगर फर्दर करते हो आप तो ये 29:51, इसका टोटल क्या होगा ये भी लिख देते हैं क्योंकि डिनोमिनेशन में अपने को जरूरत पड़ेगी। तो 29 + 25 80, टोटल हो गया 80। अगर कोई नंबर ऑड हुआ और आपने 145:255 रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों का टोटल वो हमारा टोटल शेयर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे। मेन चीज हमारी कंप्लीट, डन। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। जो चीज रिपीट हो रही है, मतलब एक से ज्यादा बार आ रही है, लाइक अदर एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, तो उसके हम लोग वर्किंग अलग से करेंगे, और जिसमें एक एक ही इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग सीधा रिकॉर्ड करते जाते हैं। देखो एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही है, तो सीधा ही लिख देते हैं हमारे टेबल में। टोटल 44,90,000 है, तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिस ऑफ एलोकेशन कौन सा होगा, सेल्स। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट है 44,90,000, और सेल्स रेशियो हमारा क्या था, हमने अभी किया 29/80 एंड 51/80। तो कैलकुलेटर के ऊपर 44,90,000, कैलकुलेटर पर देखो 44,90,000 इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना था 29, हमने जो रेशियो देखा उसमें देखो ऊपर 29 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 80, तो कितना आया 16,27,625। तो लिखो प्री में 16,27,625, और पोस्ट के लिए या तो माइनस कर दो या तो फिर से 44,90,000 इनटू पोस्ट का रेशियो कितना है 51 डिवाइडेड बाय 80, तो 28,62,000 375 लिख दो। ये समझ में आया सबको, क्या किया कैसे किया, चल डन। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दोनों ही अदर इनकम में जाता है, मतलब एक से ज्यादा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 3,
अदर इनकम, अदर इनकम में नाम क्या है इनकम का? डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। टोटल अमाउंट कितनी है? 2 लाख रुपीस। तो टोटल में लिखेंगे 2 लाख। टोटल प्री पोस्ट टोटल इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड की है 2 लाख, तो यहां पर लिखेंगे 2 लाख। बेसिस ऑफ एलोकेशन कौन सा है? परचेज रेशियो। अभी ऊपर एग्जांपल में देखो परचेज रेशियो क्या हो रहा है, ध्यान से यहां पर देख लो, ये सेकंड वाला पॉइंट। टोटल परचेस है 2 करोड़ रुपए का, जिसमें से 1 अगस्त तक के परचेस की वैल्यू क्या है? 1 करोड़। तो 1 अगस्त के बाद कितना होगा? बाकी के 1 करोड़। प्री इनकॉर्पोरेशन के भी 1 करोड़ हो गए क्योंकि टोटल 2 करोड़ है। प्री इनकॉर्पोरेशन में मतलब 1 अगस्त तक 1 करोड़ है ऐसा बोला, तो बाकी का 1 करोड़ रुपए उसके बाद वाले, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। 1:1 ये क्या हो गया हमारा? परचेस रेशियो। तो यहां पर वर्किंग नोट में हम लिखेंगे परचेस रेशियो 1:1। तो 2 लाख है तो अमाउंट क्या होगी? 1 लाख। 1 लाख सिंपल। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 लाख 1 लाख। बोलो समझ में आया सबको? इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, फिर मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं, दो दो चीजें समझाऊंगा, लिखने के लिए टाइम दूंगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए है, तो यहां पर दूसरा लिखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कौन से बेसिस पर जाएगा? टाइम बेसिस पर। टोटल इनकम कितनी है? 3 लाख रुपीस। टाइम रेशियो क्या था? 1:2। तो 3 लाख इंटू 1/3। 3 लाख सिंपल है, 1 लाख 2 लाख आएगा, बट फिर भी देख लो 3 लाख इंटू 1/3, तो 1 लाख रुपए। और इसका क्या होगा? 2 लाख। और तो कोई है ही नहीं अदर इनकम में, क्रेडिट साइड की चीजें खत्म हो गई, तो अपन क्या कर देंगे? टोटल करके अमाउंट लिख देंगे। तो टोटल अदर इनकम क्या हो रही है? 5 लाख। प्री का 2 लाख, पोस्ट का 3 लाख। और इसको क्या करेंगे? हमारे मेन टेबल में लिख देंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर मैं आपको टाइम देता हूं देखकर लिखने के लिए। देखो यहां पर अदर इनकम अमाउंट कितनी हो रही है? 5 लाख। वर्किंग नोट नंबर, एक्चुअल वर्किंग नोट नंबर कौन सा है हमारा? 3 है ना। और प्री की अमाउंट कितनी आई? 2 लाख, पोस्ट की 3 लाख। तो यहां पर लिख देंगे 2 लाख 3 लाख। फिर क्या कर देना है? टोटल तो क्रेडिट साइड का मतलब पहले कैलकुलेटर पर देखो 44 लाख 90,000 पहले समझ लो, फिर लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। प्लस 5 लाख कितना हुआ टोटल? 49 लाख 90,000। और यहां पर 16 प्लस 2 यानी कि 18 लाख 27,625। और यहां पर 28 प्लस 3 31 लाख 62,375। डन। चलो अभी ये चीज जो हमने वर्किंग नोट किया उसको समझ के नोटबुक में लिख दो। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऑफलाइन ऑनलाइन ऐप पर देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स पॉज करके लिखेंगे। चलो यहां तक लिख दिया सबने। अभी हम लोग क्या करेंगे? जो लेफ्ट साइड पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिसको हमने बाइफरकेट और बेसिस लिखे थे, उसको एक एक करके नोट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहला ही क्या था? रेंट। रेंट आपने लिखा है अदर एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें आई है, तो हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा वर्किंग नोट इसका होगा। तो यहां पर वर्किंग नोट 4,
वर्किंग नोट फॉर अदर एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या आया, रेंट। बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या रहेगा, टाइम। और टोटल अमाउंट इसकी कितनी है, 4 लाख। और रेंट का टाइम बेसिस पर एलोकेशन, टाइम क्या है 1:2। तो कैलकुलेटर के ऊपर 4 लाख इंटू 1/3, 1,33,333। पॉइंट के बाद 5 से छोटा डिजिट है तो इग्नोर करेंगे, तो 1,33,333। और बाकी की जो अमाउंट होगी वो किस में आएगी, पोस्ट में आएगी। तो कैलकुलेटर पर 4 लाख माइनस 1,33,333 कर दो, या तो इंटू 2/3 करो, सेम अमाउंट मिलेगी 2,66,667। चलो डन। ये साथ में ही नोट डाउन करते जाना क्योंकि हर एक में चीज चेंज होती रहेगी। चलो, रेंट के बाद सैलरी। सैलरी किस में आता है, ईबी में। और एक ही चीज है सैलरी, ईबी रिलेटेड कोई और चीज आई है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा टेबल में लिख देंगे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जहां पर लिखा है वहां पर सैलरी। हाँ, अगर ऐसा होता कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी दिया है, बोनस टू एम्प्लॉय भी दिया है, तो हमें उसका भी वर्किंग नोट करना पड़ता। ईबी का वर्किंग नोट करके उसके अंदर जितनी भी चीजें आती उसको लिखते हैं। यहां पर एक ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी 4 लाख रुपए। बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या रहेगा, टाइम। टोटल अमाउंट 4 लाख। अभी 4 लाख को 1:3 में, सॉरी 1:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ही था। क्या आएगा, 1,33,333। अभी ऊपर हमने रेंट का भी किया ना, उसको भी 4 लाख की अमाउंट थी 1:3। और दूसरी अमाउंट क्या आएगी, 2,66,667। ये सिंपली 1:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर। इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट के हेड में एक ही चीज आ रही थी, इसलिए हमने सीधा टेबल में लिखा, वर्किंग नोट नहीं किया। क्लियर हो रहा है, सीक्वेंस में जा रहे हैं ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो जाए। चलो ये हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद डायरेक्टर्स फी अदर एक्सपेंस में आता है। तो अदर एक्सपेंस में तो बहुत सारी चीजें आई, तो हमें वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा। तो वर्किंग नोट के अंदर यहां पर सेकंड चीज लिखेंगे, रेंट पहले लिखा था उसके नीचे डायरेक्टर्स फीस। किस में जाएगा, पोस्ट में। अमाउंट कितनी है, 2 लाख रुपीज। प्री में डैश, पोस्ट में 2 लाख। मैं अलग अलग कलर की पेन से लिख रहा हूं ताकि सब मिक्स ना हो जाए। आपके पास तो लाइनिंग वाली ही नोटबुक है तो उसमें लिखते जाओगे। ऑनलाइन वाले साथ में ही रहे हो, और कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये किस में जाता है, फाइनेंस कॉस्ट में। और फाइनेंस कॉस्ट में एक ही चीज है या एक से ज्यादा है, ज्यादा आई से है। ज्यादा। यस, तो फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट अलग से करना पड़ेगा। तो ये अदर एक्सपेंस का जो वर्किंग नोट बनाया ना, वर्किंग नोट नंबर 4, ये ज्यादा जगह रुकेगा। तो उसके लिए तकरीबन आपके पेज का आधा पार्ट या आधे से ज्यादा पार्ट ड्रॉप करो, और उसके बाद लिखो वर्किंग नोट 5। फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें क्या आया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन से बेसिस पर जाएगा,
एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस यानी कि पोस्ट में जाएगा। अमाउंट कितनी है? 4 लाख, तो टोटल अमाउंट 4 लाख, प्री में डैश, पोस्ट में 4 लाख। लिखा ये 4 लाख, प्री में डैश, पोस्ट में 4 लाख। उसके बाद ऑडिटर्स फीस, ये भी अदर एक्सपेंस में जाता है, तो यहां पर थर्ड नंबर ऑडिटर्स फीस पोस्ट में। यहां पर एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ये पोस्ट में आता है, बट एक चीज एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में हमने जो स्किप की वो क्या थी, यहां पर देखो। पहले क्या था, पहला एग्जाम्पल जो हमने किया था वो रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया था, नॉर्मल बिजनेस। दूसरा एग्जाम्पल किया था उसमें पार्टनरशिप को टेक ओवर किया था। यहां पर किस चीज को टेक ओवर कर रहे हैं, ध्यान से देखो। XYZ लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, उन्होंने क्या किया, द कंपनी बॉट द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड। यहां पर एक करेक्शन है, XY लिमिटेड था, उसके बिजनेस को टेक ओवर किया है XYZ लिमिटेड नाम की नई कंपनी बनाकर। तो यहां पर पहले भी कंपनी थी और बाद में भी कंपनी है, तो पहले भी कंपनी थी बाद में भी कंपनी ही है। तो ऑडिट पूरे साल का होता है, ऑडिट पूरे साल का होता है, और पहले भी कंपनी ही थी और पोस्ट में भी कंपनी ही है, तो ये एक्सपेंस पूरे साल का होगा। और पूरे साल में दोनों के लिए कंपनी ही थी, तो कंपनी को तो बेयर करना ही पड़ता है ऑडिटर्स एक्सपेंस, तो ये जाएगा टाइम बेसिस पर। यहां पर भी एक जो डायरेक्टर्स फीस लिखा, सॉरी कहां गया, हाँ ऑडिटर्स फीस लिखो वहां पर, ऑडिटर्स फीस वहां पर ऑडिट पूरे साल का होता है। कहां गया भाई, ये इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक्सेप्शनल है क्योंकि कंपनी को टेक ओवर किया है दूसरी कंपनी ने। तो सर डिबेंचर का ऐसा क्यों नहीं, डिबेंचर राइट ऑफ ये सब आएगा ना, तो डिबेंचर इश्यू होंगे वो नई कंपनी ही करेगी, न्यू कंपनी ही इश्यू करेगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएंगे आगे, तो सर उसका पोस्ट में क्यों, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी एस्टेब्लिश करते हुए उसी वक्त होता है, मतलब वो न्यू कंपनी को ही बेयर करना है, पोस्ट में ही जाएगा। बट ऑडिट पूरे साल का होता है, ऑडिट पूरे साल का होता है, तो अगर पहले भी कंपनी ही थी तो ऑडिट तो उनको भी करवाना था, बाद में भी कंपनी है तो ऑडिट उनका भी होगा, तो ऑडिट का जो खर्चा है वो दोनों के लिए होगा, प्री पोस्ट दोनों के लिए। तो टाइम बेसिस पर एलोकेट करेंगे, जो कि कितना है 60,000। तो यहां पर वर्किंग नोट में ऑडिटर्स फीस टाइम बेसिस, इंपॉर्टेंट टिक करना है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करना है, थोड़ा सा रेगुलर एग्जाम्पल की कंपेरिजन में अलग है। टाइम इंपॉर्टेंट का टिक 60,000। अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री और पोस्ट में टाइम बेसिस, मतलब 1:2, तो 60,000 इंटू 1/3, 20,000, 40,000। जो चीजें इंपॉर्टेंट आ रही है उसको मैं यहां पर टिक मार्क कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। तो आपको इन चीजों को खास ध्यान रखना होगा क्योंकि यहां पर ही ऐसी चीजें हैं जहां पर गलती हो सकती है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट ऑडिटर्स फीस। इसके बाद डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स ये किस चीज में आता है, अदर एक्सपेंस में ही आएगा। डिस्काउंट ऑन सेल्स कहे या डिस्काउंट अलाउड कहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहां पर फोर्थ पॉइंट, डिस्काउंट ऑन सेल्स। डिस्काउंट ऑन सेल्स कौन से बेसिस पर होता है, सेल्स बेस पर होता है। सेल्स बेस कितना था 29:51, और ये डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है 2 लाख रुपीज। तो कैलकुलेटर पर 2 लाख इंटू 29/80, 2 लाख इंटू 29/80,
2 लाख इंटू 29/80, क्या अमाउंट आई? 72,500। और बाकी जो अमाउंट होगी 1,27,500, ये पोस्ट में जाएगी। लिखो, यहां तक की चीजें समझ के नोट डाउन करो। आवाज नहीं, और पीछे भी स्टूडेंट्स को बैठे नहीं रहना है, लिखना है। चलो, उसके बाद डेप्रीसिएशन अदर एक्सपेंस में ही जाता है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप देखो उसमें लिखा ही है। अब डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन में एक ही चीज है या एक से ज्यादा है? एक ही है, तो सीधा क्या करेंगे, हमारे टेबल में ही लिख देंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बेसिस टाइम। टोटल अमाउंट कितनी है? 6 लाख रुपीस। तो 6 लाख को क्या करेंगे हम लोग, टाइम बेसिस पर ही एलोकेट कर देंगे 1:2। तो 6 लाख इंटू 1/3, 2 लाख एंड 4 लाख। कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। हाँ, अगर डेप्रीसिएशन या राइट ऑफ में एक से ज्यादा अमाउंट होती तो फिर हमें इसका भी वर्किंग नोट करना पड़ता। फिर जनरल एक्सपेंस 1 लाख रुपीस वर्किंग नोट में आएगा, अदर एक्सपेंस में इसलिए। तो 5th नंबर जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं कहा है, तो कौन से बेसिस पे होगा? टाइम 1:2। जनरल एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख इंटू 1/3 क्या हो जाएगा? 33,333। समझ में आया क्या किया ये? और बाकी की अमाउंट 66,667। चलो, लिखा जनरल एक्सपेंस। उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की अमाउंट है 5 लाख रुपए, अदर एक्सपेंस में ही लिखेंगे। कौन से बेसिस पर होता है एडवर्टाइजमेंट? सेल्स 29:51। सेल्स की टोटल, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट की टोटल अमाउंट है 5 लाख रुपीस। तो कैलकुलेटर के ऊपर 5 लाख इंटू 29/80, 1,81,250। और 5 लाख में से वो माइनस कर दो, तो बाकी की अमाउंट 3,18,750। 3,18,750। बोलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन में यहां तक की चीजें समझ में आई है? थम्स अप कर दो जल्दी से, समझ में आया हो तो। ओके, बढ़िया है। चलो, उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 2 लाख रुपीस, ये भी अदर एक्सपेंस में ही जाएगा। कौन से बेसिस पर जाता है? टाइम, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। स्टेशनरी की अमाउंट है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस इंटू 1/3 क्या हो रहा है? देख लो कैलकुलेटर पर। 2 लाख इंटू 1/3, तो 66,666.66 है, तो 67 कर देंगे। एंड बाकी का 2 लाख इंटू 2/3, तो 1,33,333।
चलो नेक्स्ट, कमीशन ऑन सेल्स, ये भी अदर एक्सपेंस में आएगा, तो यहां पर लिखेंगे कमीशन ऑन सेल्स। ऑन सेल्स है तो ऑब्वियस है कि सेल्स रेशियो में जाएगा 29:51। क्या है कमीशन ऑन सेल्स की अमाउंट? 1,00,000 रुपीज। तो कैलकुलेटर के ऊपर 1,00,000 इंटू 29/80, 36,250। और बाकी की अमाउंट 1,00,000 माइनस कर दोगे 36,250, तो अपने को बाकी की अमाउंट मिल जाएगी। हाँ बोलो, यहां तक की चीजों में किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? चलो उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया बेड डेट वाला। अभी बेड डेट में अपने को अलग से वर्किंग करना पड़ेगा, तो यहां पर चलो यहीं पे कर देते हैं, इसी में वर्किंग के साथ कर देंगे ताकि एक साथ ही रहे, आपको कंफ्यूजन ना रहे। अभी बेड डेट के लिए देखो यहां पर अमाउंट क्या दी है अपने को, 25,000। नॉर्मल केस में बेड डेट सेल्स रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी थी कि बेड डेट में से जो 10,000 है वो तो प्री इनकॉर्पोरेशन का ही है। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, बेड डेट के दो पार्ट होंगे। एक 10,000 जो कि स्पेसिफिक बोल दिया है कि भाई प्री में रहेगा, तो बाकी का जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब वो तो सेल्स रेशियो पे ही होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बोला है कि 10,000 प्री का है और बाकी का तो ऑब्वियसली पोस्ट में आएगा, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल बेसिस पर यानी कि सेल्स बेसिस पर एलोकेट होता है, पर एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि जो 10,000 है ना वो स्पेसिफिकली पता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का था। तो यहां पर इसके दो पार्ट हम करेंगे, एक एडजस्टमेंट वाला जो कि प्री इनकॉर्पोरेशन में बोला हुआ है, जिसकी अमाउंट कितनी है 10,000, और ये पूरे के पूरे प्री में जाएंगे, पोस्ट में डैश। एंड बी रिमेनिंग सेल्स बेस पर जाएगा 29:51। अब ये रिमेनिंग की अमाउंट कैसे आई, तो यहां पर देख लो 25,000 माइनस 10,000 जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो, तो कितने बचे 15,000। ये समझ में आया क्या किया? 25,000 रुपए की बेड डेट है, एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि 10,000 प्री इनकॉर्पोरेशन के थे, तो 10,000 को हमने अलग करके उसको प्री में दिखा दिया, और अब बाकी जो बचा है 15,000 उसको सेल्स रेशियो पर एलोकेट करेंगे। तो उसमें देखो 15,000 सेल्स रेशियो पर, तो 15,000 इंटू 29/80, तो 5437.5, तो हम लोग क्या कर देंगे 38 कर देंगे, तो 5438 एंड 15,000 में से उसको माइनस कर दो, 5438, तो 9562। इस चीज को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि इसके ही दो पार्ट है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को इंपॉर्टेंट टिक करना है। चलो उसके बाद बेड डेट हो गया। इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसीडरेशन, ये किस में आता है? फाइनेंस कॉस्ट में। तो इंटरेस्ट टू वेंडर 2,00,000 रुपीज, नीचे हमने वर्किंग नोट किया है इंटरेस्ट टू वेंडर। अभी ये होता है टाइम बेसिस पर, बट यहां पर देखो पेमेंट कब किया है, अप टू 1 अक्टूबर, तब तक का ये इंटरेस्ट है, 1 अक्टूबर तक का। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट 1 अक्टूबर तक का है, बट 1 अक्टूबर में से 1 अगस्त तक का टाइम पीरियड है वो कौन सा है? प्री का है। तो यहां पर ध्यान से समझना, प्री पोस्ट टाइम कितना हो रहा है प्री और पोस्ट का, तो देखो प्री का
1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अगस्त 2020, मतलब कितने महीने होंगे? 4 मंथ। एंड पोस्ट में कितना जा रहा है? 1 अगस्त से लेके पेमेंट कौन सी डेट को किया? पेमेंट डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर। तो अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, पहली अक्टूबर है तो अक्टूबर महीना तो आएगा नहीं, तो 2 महीने, तो 2 मंथ। तो रेशियो क्या हुआ? 4:2, 4:2 या तो फिर 2:1। ये चीज को खास ध्यान रखना है। टाइम मतलब वो 1:2 वाला यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी डेट को हमने पेमेंट किया है, यहां पर फिर से एक बार समझो, दूसरी बार समझा रहा हूं। हमारा ईयर या डेट ऑफ टेक ओवर है 1 अप्रैल, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त से, और इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो 1 अक्टूबर तक का है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर ये टोटल टाइम पीरियड हुआ। उसमें से 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक का प्री इनकॉर्पोरेशन का हुआ, एंड 1 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर तक का पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हुआ। तो पहले में 4 महीने हुए, दूसरे में 2 महीने। 4:2 या 2:1 में ये अमाउंट कितनी है? 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमाउंट टोटल 2 लाख इंटू 2/3, 2/3 क्या होगा? 1 लाख। और बाकी का आगे भी कर चुके हैं, ये तो 66,667 आएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक करना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। 3-4 चीजें ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पर खास ध्यान रखना है। लिखो इसे समझ के प्रॉपरली। डन। चलो उसके बाद डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। अदर एक्सपेंस में डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, डिबेंचर इश्यू राइट ऑफ। अभी कोई स्टूडेंट यहां पर ये लॉजिक लगा सकता है कि सर डिबेंचर तो पहले भी कंपनी ही थी ना, और जिसने टेक ओवर किया वो भी कंपनी है, तो ये तो पूरे साल के लिए ही हुआ ना। तो पर ये डिबेंचर इश्यू राइट ऑफ, अब डिबेंचर इश्यू कब किया है? नई कंपनी के लिए। नॉर्मली डिबेंचर जब न्यू कंपनी है तो वो डिबेंचर इश्यू करती है, तो उसका जो एक्सपेंस है वो पर्टिकुलरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही जाएगा। तो यहां पर पोस्ट डिबेंचर इश्यू राइट ऑफ कितना है अमाउंट? प्री में डैश, पोस्ट में 25। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो हमें पता ही है कि एक्चुअली में सीधा ही लिख देना है 50,000, टेबल में ही लिख देते हैं। टेबल आपने जो ड्रॉ किया है उसमें देखो यहां पर टैक्स लिखा हुआ ही है। एक्चुअल या पोस्ट कितनी है अमाउंट? 50,000 रुपए। यहां पर लिख देंगे 50,000, ब्रैकेट में लिखे जाते हो क्योंकि टैक्स की अमाउंट माइनस होती है। प्री में डैश, पोस्ट में 50,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। हाँ बोलो, कंफ्यूजन कुछ? अच्छा बाकी लिख लो, लिख लो, टाइम दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो। चलो लिख दिया। उसके बाद आखिरी चीज है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लास्ट चीज 30,000, तो अदर एक्सपेंस में ही जाएगा। पोस्ट में जाएगा क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, और वो कितना है? 30,000। पोस्ट में 30,000। चलो डन, सारी चीजें हमारी हो गई। देखो टेबल की सारी चीजें कवर हो गई। नेट प्रॉफिट तो नहीं लिखना है, कैंसिल किया हुआ है। क्रेडिट साइड की चीजें ऑलरेडी लिख दी है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो अदर एक्सपेंस है उसका टोटल करना है। अदर एक्सपेंस का ध्यान रखना, ये टोटल एक्सपेंस की अमाउंट का टोटल करना है, फिर प्री और फिर पोस्ट।
चलो कैलकुलेटर पर सभी स्टूडेंट्स करेंगे, गलती ना हो ध्यान से करना है। फोर लैख मैं यहां पर करके ही दिखा रहा हूं, प्लस 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 25,000 एंड प्लस 30,000। 18 लाख 14,000 लिखो अदर एक्सपेंस में। $18,40,000। फिर इसी तरह से प्री की अमाउंट का टोटल क्या हो रहा है, चलो जल्दी से। 5,58,771। 5,58,771। ओके इक्कोते ओके। 5,58,771 771। एंड इसी तरह से पोस्ट का 12,81,229। 12,81,229। 81,229। ओके डन। सब लोग चेक करो ये अमाउंट आ रही है। तो अभी क्या करेंगे, हमारे ओरिजिनल टेबल में इसको लिख देंगे। तो यहां पर अदर एक्सपेंस में वर्किंग नोट नंबर 3 18,40,000। प्री की अमाउंट 5,58,771 था ना। यस सर। ओके एंड पोस्ट का 12,81,229। 229। चलो डन। हाँ हाँ जो तो बाकी है ना, जो वर्किंग नोट 3 નું टोटल था। चलो वर्किंग नोट 3 हो गया, उसके बाद देखो वर्किंग नोट 4 हुआ, उसके बाद वर्किंग नोट 5 फाइनेंस कॉस्ट, उसका टोटलिंग करेंगे। तो ये तो सिंपल ही है, बिना कैलकुलेटर के हो जाता है। 4,66,667। तो उसको सीधा लिख देते हैं फाइनेंस कॉस्ट में, मेन टेबल में 6 लाख। वर्किंग नोट 5 है ना, ये वर्किंग नोट 4 था। 6 लाख टोटल अमाउंट फाइनेंस कॉस्ट की, 1,33,333 एंड 4,66,667। डन। सारे वर्किंग नोट्स का भी टोटल कवर कर दिया गया, कुछ रहा नहीं है। देखो अदर इनकम हो गई, अदर एक्सपेंस हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हो गया। तो अभी क्या करेंगे, सभी एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। ओनली एक्सपेंस, ये वाले कॉलम। थोड़ा मैं लाइट कलर की पेन यूज करता हूं। ये टोटल को फिर यहां पर लिखेंगे एक्सपेंस वाले में। तो देखो कैलकुलेटर पर पहले टोटल के कॉलम का 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 18,40,000 34,40,000 हो रहा है एक्सपेंस का टोटल। थोड़ी डार्क पेन यूज कर लेता हूं। $34,40,000। प्री का टोटल करते हैं 1,33,333। देखो एग्जाम्पल में कोई भी कैलकुलेटर के टाइम यूज में एक आध डिजिट ज्यादा या कम हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस 2 लाख 5,58,771 10,25,437 10,25,000
एंड लास्ट पोस्ट का 2,66,667 प्लस 4,66,667, कैलकुलेटर के इस्तेमाल में गलती ना हो उसका खास ध्यान रखोगे, प्लस 4 लाख प्लस 12 लाख 81,229, तो टोटल हुआ 24,14,000 क्या था आगे 563। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज अभी ध्यान रखना, ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैलकुलेटर के ऊपर आखिर से करते क्योंकि ये कैलकुलेटर पर स्क्रीन पे होगा ही, पोस्ट का 31,000 62,375, तो 7,47,812 747,812। फिर प्री का टोटल इनकम का कॉलम देखो 18,27,625 माइनस टोटल एक्सपेंस देखो 10,25,437, मैंने गलत लिखा ना, 18,27,625 माइनस 10,25,437, 8,02,188, एंड आखिर में टोटल इनकम 49,90,000 में से टोटल एक्सपेंस 34,40,000, तो 15,50,000। और अभी इसमें से फाइनली ये एक्सपेंस टैक्स जो है प्रोविजन फॉर टैक्स उसको माइनस कर देंगे, तो 15,50,000 में से ये 50,000 को माइनस कर दो तो 15 लाख रुपीस, और यहां पर पोस्ट का प्री में तो एज इट इज ही रहेगा, डैश नहीं करना है, अमाउंट लिखनी है। ये 8,02,188 ये पीबीटी था, इसमें टैक्स कोई है ही नहीं प्री इनकॉर्पोरेशन में, तो पूरा पीएटी हो जाएगा 8,02,188, एंड आखिर में 7,47,812 माइनस 50,000, 6,97,812। ये हमारा एग्जाम्पल के टेबल का आंसर आया। अभी एग्जाम्पल का मेन आंसर नहीं आया है, अभी यहां पर एग्जाम्पल का मेन आंसर जो है वो क्या है, अपने को सेंटेंस लिखना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना प्रॉफिट इस्तेमाल होगा इसमें से, मुझे बताओ। अभी क्वेश्चन क्या था वो आप भूल मत जाना, बचपन का प्यार भले ही भूल जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है वो नहीं भूलना है। रेवेन्यू प्रॉफिट अपने को चाहिए था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रॉफिट का हो सकता है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट का, और रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा है हमारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला, यानी कि ये। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ₹6,97,812 यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक क्वेश्चन और आगे करवा देता हूं, तो बाकी का जो प्रॉफिट है उसका हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये 8,02,188 का क्या करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट कितना आया, 8,02,188, ये क्या है हमारा कैपिटल प्रॉफिट, और इसका क्या किया जाता है पता है, एमसीक्यू में काम लगेगा। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट यानी कि कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, तो इसको हम लोग करेंगे ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में, तो यहां पर नोट लिख दो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की मतलब कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पूछ ली एमसीक्यू में, तो जर्नल एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर ये मैंने और डिटेल में मतलब एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है तो एमसीक्यू के भी हिंट आपको यहां से मिल गए। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट था जो मैंने आपको आगे लिखवा भी दिया 6,97,812 पोस्ट यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अवर मेन आंसर। क्लियर? तो फाइनल यहां पर हमारा एक लंबा चौड़ा बड़ा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छे से फिर से प्रैक्टिस प्रॉपर करोगे तो अच्छे से ग्रिप आएगी, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे। सर आपने बहुत अच्छे से समझा, हमने देख लिया, हमको अच्छा लगा। अच्छा लगने से मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स लाने के लिए एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। नोट डाउन कर दो जल्दी से। तो यहाँ पर मैं मेरा ये सेशन एंड करता हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको हमारी सास एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, मतलब ये जो पूरा सॉल्यूशन मैंने करवाया वो भी आपको मिल जाएगा और इसके सभी एग्जांपल्स के वीडियोस भी सास एप्लीकेशन पर है, तो आप उसको भी जरूर से देखें। और आपके कोई भी फ्रेंड्स ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड थ्रू सास में पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन ओपन है। चलो ऑनलाइन में सबको क्लियर हो गया है, कंप्लीट किया है सबने? थम्स अप कर दो। डन, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।